नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम बात करेंगे अति पिछड़ा समाज महासभा के पदाधिकारियों से। तो हमारे साथ बात करने के लिए श्रीकांत जी हैं, साथ में चुन्नीलाल प्रजापति जी भी हैं। तो हम बात करना चाहेंगे आज़ादी के 77 साल बाद हमारा ये जो पिछड़ा समाज है कहाँ पर है, किस स्थिति में है, उसकी दशा और दिशा क्या है, सामाजिक रूप से समाज कितना पीछे है आज़ादी के 77 साल बाद, उसका सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा, आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, क्या प्रमुख कारण है और उसको आरक्षण जो मिल रहा था और अब तक वो आखिर अपनी स्थिति से उबर नहीं पाया है। तो क्या स्थितियां हैं। आप लोगों ने 23 फरवरी को एक इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन, एक दिन का प्रस्ताव आपने 20 सूत्री मांगों को लेकर किया है। क्या कुछ खास है इस धरना प्रदर्शन में, क्या प्रमुख मांगे हैं आज़ादी के 77 साल बाद, क्या स्थितियाँ हैं? जी सर, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम चुन्नीलाल प्रजापति है और मैं अति पिछड़ा समाज महासभा का सक्रिय शुभचिंतक हूँ। और आप जानते हैं, सभी बुद्धिजीवी जानते हैं, इस देश का मान लीजिए जो अति पिछड़ा समाज है, जो अशिक्षित है, बेरोजगार है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, मानमर्दित है, दलित है, वो नहीं जानता है। उसी को जगाने का काम हम लोग कर भी रहे हैं जो है। लेकिन जितने भी अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लिए 27% आरक्षण मिला हुआ है, उस 27% आरक्षण का जो है कुछ लोग जो है उपभोग कर रहे हैं, बाकी जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनको उसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। समाज में विसंगतियां इस तरह की हैं कि एक पिछड़ी जाति की उपजाति जो है उसके 42 से 43 विधायक हैं, 11-12 सांसद हैं, और जो पिछड़ों की 79 जातियों में से 74 जातियां हैं, उनमें से 74 जातियों में से भी न तो 42 विधायक हैं और न तो 12 सांसद हैं। इस तरह की विसंगतियां हैं। इसलिए अति पिछड़ा समाज महासभा सरकार को चेतावनी देने के लिए और अपने प्रति जो है उसको संवेदनशील बनाने के लिए और उसकी मांगों को मनवाने के लिए दिनांक 23 फरवरी 2025 को इको गार्डन लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन कर रही है कि अति पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है, जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण 27% है, उसका बंटवारा किया जाए और जाति जनगणना कराई जाए और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुपात में सबको आरक्षण प्रदान किया जाए। हम अगड़ी जातियों के आरक्षण के विरोधी नहीं हैं या किसी जात के आरक्षण के विरोधी नहीं है या किसी जात के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा इतना ज़रूर, हमारी इतनी मांग है कि सभी जातियों को जो है हिस्सा मिले और सभी जातियां जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। ऐसा न हो कि कोई जाति जो है नौकरियों का, व्यवसाय का, ठीके पट्टे का या सब चीज़ों का, जुडिशरी में जो भागीदारी है, जो विधानमंडलों में भागीदारी, उसका 100% घसीट ले जाए या 90% घसीट ले जाए और कुछ लोगों को कुछ भी न मिले और वो जो है बदहाली की स्थिति में, गरीबी रेखा के नीचे और पददलित और मानमर्दित होकर के जीवन बसर करें, ऐसा न हो। संविधान में सबको अधिकार दिया है, बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण कराया है उसमें उल्लेख है कि अगर जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है वो अपनी स्थितियों से जूझ रहा है, उसको एक अधिकार दिया गया आगे बढ़ने के लिए, आरक्षण दिया गया, ये व्यवस्था लागू की गई है। फिर भी ये समाज अब तक उभर नहीं पाया है, आगे नहीं बढ़ पाया है। ये क्या असमानताएँ हैं? असमानता इसलिए है कि पिछड़ों के बीच में भी जो है कुछ जातियां अगड़ी हैं जिनका ज़मीन पे अधिकार है, नौकरियों पे अधिकार है, जो है वो कहीं न कहीं जो है संपन्न हैं, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा शिक्षित हैं, उनकी परिस्थितियां और उनके संसाधन जो है अच्छे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हर जगह अपनी हिस्सेदारी ले लेते हैं जो है और अपने अनुपात से भी, अपनी आबादी के अनुपात से भी ज़्यादा हिस्सेदारी लेते हैं। और आज तक जो भी आरक्षण के माध्यम से इन जातियों के संरक्षण के प्राविधान किए गए, उसमें कहीं भी इस तरह के प्राविधान नहीं किए गए कि अति पिछड़े जातियों को जो उनका वाजिब हिस्सा मिले। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य जो है लॉर्ड नायक साहब ने जो है आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का वर्गीकरण नहीं किया गया। माननीय राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में जो है उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पहल की थी, लेकिन जो है वो पहल भी
कारगर साबित नहीं हुई। इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनके आरक्षण पर रोक लगा दी। नतीजा ये हुआ कि अति पिछड़ों का कोई भला नहीं सका। जबकि यहीं बगल की जो है बिहार की सरकार है, वहाँ 18% अति पिछड़ों को आरक्षण मिलता है, 3% महिलाओं को मिलता है। और वहाँ स्थितियाँ जो है जहाँ तक नौकरी का परिदृश्य जो है उत्तर प्रदेश से या अन्य राज्यों से बेहतर है। अगर इस तरह के सरकार कदम उठाए कि अति पिछड़ों का वर्गीकरण कर दे, जो उनकी आबादी है उसके अनुरूप जो है उनको आरक्षण प्रदान कर दे, तो निश्चित रूप से स्थितियाँ बेहतर होंगी। लेकिन संविधान तो सबके लिए है, एक देश एक संविधान जो व्यवस्था लागू होने की बात हो रही है। और आरक्षण की व्यवस्था ये भिन्न भिन्न क्यों है? दूसरे राज्यों में भिन्न है, यहाँ भिन्न है, जबकि केंद्र से ही ये व्यवस्था लागू होती है, संविधान में उल्लेख रहता है। तो ये विसंगतियाँ यूपी में ही क्यों लागू होती है? 27% आरक्षण जो दिया जा रहा है ओबीसी में, ये 27% का क्या खेल चल रहा है? ऐसा है कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ बिहार का। बिहार में इसलिए संभव हुआ, अति पिछड़ों के आरक्षण का वर्गीकरण इसलिए हुआ कि वहाँ एक अति पिछड़ी जाति का नाई बिरादरी का मुख्यमंत्री हुआ, जिसने जो है जिसके दिल में अति पिछड़ों के लिए दर्द था, तो उसने 18% आरक्षण पृथक रूप से जो है अति पिछड़ी जातियों को दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह का नेतृत्व नहीं हुआ। जहाँ भी इस तरह के नेतृत्व नहीं आए जो है वहाँ जो है लोगों को न्याय नहीं मिल सका जो है साथियों, और कोई भी अपना अधिकार नहीं देना चाहता। ये जातियाँ चूँकि शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, और सरकार की जिम्मेदारी है, जो संविधान की मंशा है कि सभी को जो है अवसर की समता मिले जो है। और अवसर की समता ये नहीं कहती है कि सबको बराबर की लड़ाई में डाल दिया जाए। जो जिस स्थिति में हो उस तरह के अवसर की समानता की बात है। जो कमज़ोर आदमी है उसको संरक्षण प्रदान किया जाए। जैसे घर में कोई बीमार होता है तो उसको जो है, अगर सबको नहीं दूध दिया जाता हो लेकिन बीमार आदमी को ज़रूर दूध दिया जाता है, उसको दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो बच सके, सर्वाइवल अपना कर सके जो है, और परिवार के साथ जो है बराबर के का हिस्सेदार हो सके, तो उसको संरक्षण दिया जाता है। लेकिन इस तरह का संरक्षण अति पिछड़ी जातियों को किसी जो है पार्टी ने नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी ने इसको दरकिनार किया। इसको केवल वोट बैंक समझा, और वोट बैंक के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनके लिए, इनकी भलाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे जो है वो न्यायपालिका हो, चाहे ठीका हो, चाहे पट्टा हो, चाहे व्यवसाय हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, न तो इनको संरक्षण देने का कोई प्रयास नहीं किया। इनको पूरी तरह से दरकिनार करने का किया जाएगा। यहाँ तक कि राजनीति में अगर इन जातियों के लोग टिकट मांगने जाते हैं तो बहुत हंसते हैं लोग जो है, और कहते हैं कि अरे आपकी आबादी कितनी है कि आप टिकट लेना चाहते हैं, आप चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है। जिनको राजनीतिक पार्टियों ने टिकट दिया है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, जो चाहे वो राज्य स्तरीय हो चाहे केंद्र स्तरीय हो, जिन्होंने दिया वो जातियों के लोग जीते हैं। लेकिन पता नहीं क्या उनके दिमाग में एक गलतफहमी बैठी हुई है कि इनको टिकट देंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। और साथियों, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चुनाव हारने की बात है, जीतने की बात है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव हार जाएंगे? आप टिकट दीजिए तो ठीक है, लेकिन जो आप टिकट नहीं देते, इसीलिए हम लोग जो है मैदान में आ रहे हैं। जो है हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा अलग प्लेटफार्म होना चाहिए जो है, और हमारे लोगों को हमारी आबादी के अनुरूप 74 पिछड़ी जातियाँ हैं जो है, और दलितों की भी जो है कुछ दलित जातियां हैं, उनको अलग से आरक्षण दिया जाए, अलग से संरक्षण दिया जाए, सभी क्षेत्रों में दिया जाए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो विधान न्यायपालिका हो, हर सब जगह दिया जाए, व्यवसाय हो, वाणिज्य हो, तब जो है इनका भला हो सकता है। जहाँ जिसकी जितनी आबादी हो, जब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इसकी जो है अति पिछड़ों की आबादी जो है वो 40% है, 40.5% है, तो 40.5% इनको आरक्षण दिया जाए। बिहार में इनकी आबादी 36.5% है, तो 37.5% दिया जाए, जैसा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने किया था। उन्होंने एक बहुत साहसिक कदम उठाया था, लेकिन जो है न्यायपालिका ने उस पर जो है तुषारापात किया जो है, और पिछड़ों को जो है उनका अति पिछड़ों को जो है उनका वाजिब हक नहीं मिल सका जो है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूँ कि जो है वो इस तरह की, जैसा कि नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया, या जो है माननीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने जो कदम उठाया, उस तरह के कदम उठाए, तभी इन जातियों का भला हो सकता है। और अगर वो ऐसा कदम नहीं उठाते हैं तो ये जातियाँ जो है बाध्य होंगी, ये वर्ग जो है अति पिछड़ा वर्ग जो है बाध्य होगा राजनीतिक आंदोलन के लिए, चक्का जाम के लिए जो है, और यह किसी भी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगा, और अगले आने वाले चुनाव में जो है उनको राजनीतिक सत्ता से बेदखल करके अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करने का प्रयास करेगा, ताकि जो है वो अपनी मांगों को मनवा सके जो है, और अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की जो है रणनीति बना सके जो है, और उनका बेहतर भविष्य बना सके। हमारे साथ में अति पिछड़ा समाज महासभा के अध्यक्ष श्रीकांत साहू जी हैं। हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। 23 फरवरी को आप जो इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ये जो 20 सूत्री मांगे हैं आपकी समाज
पिछड़ा है आज़ादी के 77 साल बाद, क्या आपके विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के आंदोलन के लिए आप अग्रसर हैं समाज के लिए? देखिए सुभाष जी, हमारा जो 40% अति पिछड़ा समाज सभा है, तेली, तमोली, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, कसर, बिंद, मल्लाह, नाई, इतने 70 जातियाँ हमारी मोस्ट बैकवर्ड जातियाँ जो हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में जितनी हमारी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, सपा हुआ, बसपा हुआ, कांग्रेस हुआ, भाजपा हुआ, हम 40% ए और 10% हमारा अति दलित किसी के एजेंडे में है ही नहीं। हम उनके लिए वोट बैंक या बेचारा बेसहारा 5 किलो गेहूँ वाले हैं बस। और हमारा समाज भी अपने को नियत मान लेता है। जैसे कुत्ता एक है, आप जाता है तो उसको अपने एक टुकड़ा दे दिया रोटी का, और ये रोटी वो फिर चला जाता, वो हट जाता हमको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हमारी अति पिछड़ी जातियाँ भी सोचती हैं कि हमको एक टिकट 2 पार्टियाँ देती है, उसमें खुश हो जाता है, जबकि उनकी आबादी 40% है, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो हमारा लक्ष्य यह है कि हमारा 40% समाज और 10% 50% समाज वाला अति पिछड़ा जो है, ये अपने हक अधिकार को जाने, आंदोलित हो, समझे। क्योंकि जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे तो कोई सुनता भी नहीं है। छोटी सी बात आज बता रहा हूँ कि गोरखपुर में 2018 में जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का हुआ था, संजय निषाद जी वहाँ खड़े थे, मोस्ट बैकवर्ड के थे, हालांकि सपा से कैंडिडेट थे। हम लोग उनको सपोर्ट किया, सपोर्ट करके वो जीत गए, जबकि योगी जी वहाँ पर के कैंडिडेट रह चुके हैं। वो जीत गए तो पार्टियाँ घबरा गई और महामहिम योगी जी ने राघवेंद्र सिंह कमेटी बनाया जिसे आरक्षण वर्गीकरण के लिए। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जैसे रोहिणी आयोग बनाया और आयोग बन गया कि इनके आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए, इनको दिया जाए। हमारे लोग बिकाऊ हो जाते हैं, जल्दी से बिक जाते हैं या उन पर दबाव पड़ जाते बिक जाते हैं। और आज राघवेंद्र सिंह कमेटी रिपोर्ट करीब 4 साल हो गया आते हुए है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी 1.5 साल हो गया। अभी कोई भी के कान में किसी जू नहीं रुक रही है कि किया जाए। क्यों? जानते हैं कि हमारे गांव में खुद रहने वाला गोरखपुर का हूँ और हमारे गांव से पीपीगंज की सड़क बनने रही, 1971 में बनने वाली थी। तो अभिजात्य वर्ग हमारा चाहता सड़क न बने, वो तो सड़क बन जाएगी, जितने बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट वाले हैं सब चल जाएंगे गोरखपुर, तो हमारा हरवाही के करी, हमारी बेगारी के करी। उनकी ये सोच है। तो ये जो तेली, तमोली, कुम्हार, लोहार, बढ़ई यदि शासन प्रशासन में आ जाएंगे तो आगे भी अपना हिस्सा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उनकी हरवाही बेगारी कौन करेगा, उनका पैर कौन छुएगा, ये सोच उनकी है। और हमारे ये तो पहले थी, अब तो जमाना बदल गया है, लोग जागरूक हो रहे हैं। कुछ नहीं। अभी भाई साहब आप गांव में जाओ देख लो, मैं तो चुनाव भी लड़ा था, गांव घर घर गया था मैं। अच्छा। कुछ नहीं बदला है। अच्छा, मानसिकता वही चल रही है। वही मानसिकता। आप बात अलग है। जैसे कि एक साहब ने बताया, अभी हमारे कश्यप समाज के थे, सासाराम के थे, वो बताने लगे कि मीरा कुमार स्पीकर थी, तो किसी घर जाती थी तो कमरे में नहीं जाती, बाहर दलान में बैठती थी वो। क्यों? लोग सोते, अभी भी लोग सोते रहे वो तो छोटी जात की थी वो, बल्कि कितना कॉम्पिटेंट हो जाए। बाबा साहब कितने विद्वान आदमी थे, लेकिन उनको हमें ही बताया गया था सन 80 तक कि वो शेड्यूल कास्ट से नेता थे। और जब वो बहन जी की सरकार आई है तो उन्होंने बाबा साहब को उन्होंने हाईलाइट किया। अब सब लोग पूजा करते हैं। और इसकी राष्ट्रपति भी मुर्मू जो है, दलित आदिवासी, उनको भाजपा ने बना दिया राष्ट्रपति। बन तो गई वो, लेकिन उनका शुद्धिकरण भी हुआ था। आपने टीवी में देखा नहीं होगा, उनका शुद्धिकरण किया गया कि ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो जाए। जैसे हमारे आर्य समाज के मूल संगत तिवारी जी ने सबको जनेऊ पहना दिया सन 1875 में। जब सबको जनेऊ पहना दिया बैकवर्डों को, क्या वो ब्राह्मण हो गए? ये समस्या है। तो हमारी मानसिकता यह है कि हम 40% अति पिछड़े और 10% अति दलित अपना जाने कि हमारे भी अधिकार हैं।
जब जाने तभी आपको करेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग जाने कम से कम। तो संवैधानिक रूप से आप बताइए कि भारत के जो राजपत्र लागू होता है, जो जहाँ से अधिकार मिलता है आरक्षण का, तो किस बेस पर आप लोगों को आरक्षण कितना मिलना चाहिए? भाई साहब देखो, संविधान की बलात्कार तो सन 52 से शुरू हो गया, काका कालकर आयोग बनाया गया। और जब वो पंडित काका कालकर जी ब्राह्मण थे, वो हमारे द्वारा क्या जाने, तभी लोग बना रिपोर्ट बनी। और रिपोर्ट बन के बाद इस कांग्रेस पार्टी ने कूड़ेदान में डाल दिया। यहाँ तो उसे लिखवा लिया काका कालकर से, हमने रिपोर्ट बनाई है, ये बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट लागू न किया जाए, क्योंकि इससे सामाजिक समरसता खत्म हो जाएगी। क्योंकि समरसता यह है कि तेली तेल परे, कहार पानी भरे, नाई बाल बनाए और सबके हाथ पर जोड़ता रहे। यही सामाजिक समरसता हमारे अभिजात वर्ग में है, अभी भी है। वो मजबूरी अलग है। जब बहन जी सरकार बनी, अब मुख्यमंत्री, तो लोग कह रहे चमाइन है और उसको जाना, उसके यहाँ नीचे बैठना पड़ता है, उसका पैर छूना पड़ता है। आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो गए और जब चंद्रयान को थोड़ा सा फेल हो गया, लोग अरे वो तेली था ना, तो तेली होने के कारण साला खरा गड़बड़ हो गया। आज ही गांव में जाइए, अब पूरी मानसिकता वही है, कहीं मानसिकता बदली नहीं है। तो अब क्या चाहते हैं? आज 23 फरवरी की जो आप लोग एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं पिछड़े समाज के लिए, जो अति पिछड़ा समाज है, उसके लिए क्या होना चाहिए? राज्य से तो बात बनती नहीं, केंद्र में ही जो कुछ होता है संवैधानिक तौर पर वहीं से लागू होता है, वहीं से यहाँ से रिपोर्ट जाती है केवल। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? नहीं सुभाष जी, ऐसा नहीं है। देखिए, अति पिछड़ों के आरक्षण का वर्गीकरण तो राज्य सरकार ही कर सकती है जी। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट कर चुका है और हर राज्यों में है भी। तो वर्गीकरण अभी तक नहीं हो पाया? कहाँ हुआ? यूपी में नहीं हुआ है। अच्छा, अन्य राज्यों में? अन्य राज्यों में हो गया। वही तो बोला, बिहार में कर्पूरी ठाकुर 78 में कर दिया। और जब मंडल आयोग बना तो ही बीपी मंडल, चूंकि यादव जात के थे और कर्पूरी ठाकुर ने पहले वो कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने मुटाव कर्पूरी ठाकुर से और बीपी मंडल से हुआ। और एआर नायक जी ने कहा यही कि भाई यदि आप एक पोखरा है, तालाब है, उसमें मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली सभी है, उसमें चारा डालेंगे आप तो सब चारा बड़ी मछली खा जाएगी और एक स्तर आएगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को भी खा जाएगी। तो आप एक बंधा लगाइए उसमें। उन्होंने अपना डिसेंट नोट दिया है उसमें, लेकिन नहीं माना गया ये। तो हालत ये है, कोई नहीं मानता है। क्यों? वही बताया ना, मानसिकता वही है। बिना सत्ता में आए हुए जितना अन्याय है, शोषण है, अनाचार है, गरीबी है, वो सब चीज़ें जो हैं बिना सत्ता में आए आपको नहीं मिलेगा। आपको शासक बनना पड़ेगा, शासक बनना पड़ेगा। शासन की लाइन में, आप शासक न, लेकिन शासक लाइन में आप खड़ा होना पड़ेगा आपको। लोग जाने कि अभी ये इनका भी कोई स्ट्रेंथ है, इनका वजूद है समाज में, इस देश में, और तभी हम कुछ कर सकते हैं। ये हमारे लोगों की सोच है। और जनता तो जागरूक है, हमारा नेतृत्व में ईमान है। मैं तो बावन में साहब से कहा कि सन 93 में नारा था कि मेरे मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। जनता सन 93 जो, लेकिन हमारे नेता जब मुलायम हो, चाहे लालू हो, चाहे मायावती हो, जितने हमारे नेता हैं अपने स्वार्थ में लगे हुए, अपने परिवार में लगे हुए हैं। इसी वजह से आज ये समाज पिछड़ा है, इसे रहेगा। इसलिए हमें जो है नेतृत्व में ईमानदार बनना पड़ेगा, हमें काशी राम बनना पड़ेगा, कर्पूरी ठाकुर बनना पड़ेगा। बिना कर्पूरी ठाकुर बने हमारे समाज का भला नहीं होगा, और तभी हम जात से जमात तरफ आगे सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अति पिछड़ा समाज महासभा के पदाधिकारियों से बात किया। इनका ये कहना है कि 23 फरवरी को इको गार्डन लखनऊ में 20 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसके बाद हम अपने समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे और समाज को आगे बढ़ने के लिए राजनीति में लाएंगे, तभी हमारे समाज का विकास होगा। और सबको एकजुट होने की भी ज़रूरत है, तभी हम राजनीतिक सामाजिक रूप से आगे बढ़ेंगे, तभी समाज का उद्धार होगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।